तो आगे बात करते हैं हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। हम लोग जो यहाँ पर बात कर रहे थे, हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो अकाउंट की जो टेबल थी उसके अंदर कितनी रोज थी? हाउ मेनी रोज? 8 होती हैं। 8 होती हैं, मतलब ये रो ना इसको कहते हैं, मतलब शाइनी एक एक करके जैसे होता है ना, इसको रो कहते हैं। मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के जो कंपोनेंट्स होते हैं ना वो 8 होते हैं बेसिकली, ठीक है। मैं रो वैसे नहीं, कॉलम्स नहीं पूछ रहा हूँ, मतलब मैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाले ये पूछ रहा हूँ, मैं ब्लॉक्स, ठीक है। 8 होते हैं हमेशा बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, ये चीज़ 8 होती है। 4 साइड होती है क्रेडिट की, 4 साइड होती है डेबिट की, ठीक है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड होगा तो उसके सामने इंपोर्ट ऑफ गुड होगा। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज होगा तो उसके सामने इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज होगा। यूनिलेटरल ट्रांसफर, अगर ट्रांसफर जो होंगे वो रिसीव होंगे फॉरनर से तो वो दिए भी जाएंगे फॉरनर्स को। और कैपिटल रिसीट अगर होगा तो कैपिटल पेमेंट्स भी होंगी। ओके, अब हम इन एक एक कंपोनेंट को डिटेल में पढ़ते हैं, बारीकी तरीके से पढ़ते हैं। तो वेरियस आइटम्स जिसकी वजह से कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट जो है वो बनता है, ये हमें एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में एक टेबल में तो मिल गया। राइटर हमें बता रहा है, जैसे कि हमने ऊपर देखा भी, जो मैंने आपको पढ़ाया। अब हम एक एक करके डिटेल में इनके बारे में चर्चा करते हैं। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। गुड्स जो है, इसके लिए मैंने आपको काफ़ी सारी टर्म्स दे दी हैं इस चैप्टर में, और एक के बाद एक आपको नई टर्म मिलती चली जा रही है। गुड्स यानी कि फिजिकल गुड्स, टेंजिबल आइटम्स हम इनको कहते हैं, जिनको आप टच कर सकते हो। और टेंजिबल के अलावा एक चीज़ जो मैंने आपको यहाँ पर पढ़वाई थी वो था ये विजिबल आइटम्स, ठीक है। तो गुड्स, टेंजिबल आइटम्स, विजिबल आइटम्स, और इसके अलावा आपको एक चीज़ और यहाँ पर एक नया टर्म देखने को मिल रहा है, वो है मर्केंटाइज। राइटर यहाँ पर कह रहा है कि अगर साफ शब्दों में सीधी बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा बेहतरीन और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है जिसके थ्रू कंट्री एक फॉरेक्स रिजर्व्स को एक्वायर कर सकती है, फॉरेन करेंसी को एक्वायर कर सकती है, वो है बाय एक्सपोर्टिंग गुड्स। गुड्स को एक्सपोर्ट करके, गुड्स को एक्सपोर्ट करके होगा क्या? गुड्स तो चले जाएंगे, मर्केंटाइज तो चले जाएंगे दूसरी कंट्री में, लेकिन हमें उनसे क्या रिसीव होगी? उस कंट्री की करेंसी, जिसकी वजह से हमारा कौन सा भंडार भरेगा? हमारा बढ़ेगा फॉरेन एक्सचेंज, जिसको शॉर्ट में कहते हैं फॉरेक्स का भंडारा हमारा बढ़ेगा, ठीक है। अब ये को जो गुड्स हैं इनको विजिबल आइटम्स बोला जाता है, ठीक है, या टेंजिबल आइटम्स बोला जाता है। बिकॉज जो गुड्स हैं आप उनको देख सकते हो, आप उनको छू सकते हो, आप उनको मेजर कर सकते हो इन केजी, इन लीटर्स, इन मीटर्स, या जो भी, मतलब जो भी चीज़ है, जैसे भी उसके हाइट और वेट के हिसाब से आप करना चाह रहे हो, ये सारा काम आप कर सकते हो। अब रो 1 और रो 5 के अंदर हमें गुड्स के बारे में गिवन है चीज़ें। देखो, रो 1 और रो 5 मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। ये थोड़ा सा ब्लू है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था तो क्लियरली विजिबल नहीं है। रो 1 और ये है आपका रो 5। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हम लोग क्या गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं? रो 1 के अंदर है एक्सपोर्ट साइड ऑफ गुड्स, रो 5 के अंदर है इंपोर्ट साइड ऑफ गुड्स। आप बाकी सबको भूल जाओ एक मिनट के लिए, सिर्फ अगर आप इनकी बात करो तो मुझे एक बात बताओ, एक्सपोर्ट मतलब क्रेडिट साइड, पैसा आएगा। 550 करोड़ के एक देश ने गुड जो है वो बेचे, लेकिन जो रिसीव करे वो 800 करोड़ के करे। मैं आपसे कह रहा हूं कि बाकी सारी रोज भूल जाओ। अगर आप रो 1 और रो 5 की बात करो, एक्सपोर्ट ऑफ गुड तो और इंपोर्ट ऑफ गुड, इनको अगर आप देखो 550 करोड़ के गुड्स एक्सपोर्ट करे गए और 800 करोड़ के इंपोर्ट करे गए। कंट्री नेट प्रॉफिट में या फिर नेट लॉस में? कितना लॉस है? कितना लॉस है? 250 CR करोड़। अब इस 250 करोड़ को मैं हमेशा आपको बताता हूं ना, कंट्री हमेशा कोशिश करेगी क्या करने की? ऑफसेट करने की। ये 250 करोड़ ऑफसेट क्या होंगे ईशा? अगले ही रो में अगर आप देखो, सर्विसेज में एक्सपोर्ट ज्यादा हो गया ना, और हमने कोशिश करी कि हम इंपोर्ट कम करें, कुछ तो फासला पैदा हुआ। इस वाले केस के अंदर अगर हम बाकी सारे केसेस को भूल जाएं, कंट्री नेट प्रॉफिट में कि नेट
लॉस में, मतलब सिर्फ अगर रो 2 और रो 6 को देखो, सिर्फ 2 और 6 को देखो, अगर कितना करोड़ का प्रॉफिट, 100 करोड़। लॉस कितना था पहले, 250 करोड़ का। अब लॉस कितना रह गया, अगर 100 करोड़ का प्रॉफिट यहां पर जुड़ गया तो अब कितना लॉस रह गया है, 150। कम हो रहा है ना लॉस। कम कैसे हो रहा है, कंट्री ने कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई शाइनी, लॉस को ऑफसेट करने की। कैसे, किसको बढ़ावा देकर, एक्सपोर्ट को। पहले वाले केस में लॉस कौन सी साइड पर था, गुड्स की साइड पर। दूसरे केस में ईशा श्रेया कैसे बना प्रॉफिट 100 करोड़ का, सर्विसेज की फॉर्म में। खैर छोड़ो, सर्विसेज की बात हम बाद में करते हैं, ये तो मैं आपको डिटेल वर्जन इसका समझा रहा था, 1 मिनट के लिए इन सबको भूल जाओ। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ऑब्वियसली बात है, आपको दिख रहा है, ये है डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड, ठीक है। लेकिन आपने क्या कंप्यूट करा, कंट्री नेट क्या कहां पर है, नेट लॉस में 250 करोड़ के, राइट। कोई दिक्कत, यहां पर आओ, रो 1 विच इंडिकेट्स दैट कंट्री हैज एक्सपोर्टेड गुड्स टू अ वैल्यू ऑफ 550 करोड़। क्लियर है, 550 करोड़ के गुड जो है वो कंट्री ने बेचे, यानी कि 550 करोड़ को गुड, 550 के गुड को 550 करोड़ के गुड बेचने के बाद कंट्री के पास फॉरेक्स रिजर्व बड़ा होगा कि कम हुआ होगा, बड़ा, बेचने के बाद बड़ा है। इन अ सिमिलर वे रो 5 के अंदर हमें दिखता है कि कंट्री ने गुड्स को इंपोर्ट करा, लेकिन इस बारी इंपोर्टेड गुड की वैल्यू एक्सपोर्टेड गुड की वैल्यू से ज्यादा बड़ी दिख रही है। तो यहां पर वैसे भी अगर सिर्फ इंपोर्टेड आइटम को देख लो तो जो फॉरेक्स रिजर्व है वो कम हुआ होगा या फिर बड़ा होगा। इंपोर्ट में हमेशा क्या होता है, कम होता है। अगर आप इनको एक्सपोर्ट साइड और इंपोर्ट साइड को अगर बैलेंस ऑफ करने की कोशिश करो, ज्यादा झुकाव किसकी तरफ है, इंपोर्ट साइड के एक्सपोर्ट साइड, ज्यादा हैवी कौन है, इंपोर्ट। यानी कि फॉरेक्स रिजर्व्स ओवरऑल ओवरऑल गुड्स के ट्रेड में अगर देखा जाए जो हुआ है, तो ओवरऑल हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा है कि कम हुआ है, कम हुआ है। कितने करोड़ के पैसे देश से चले गए, कितने करोड़ चले गए देश से, 250 करोड़। ठीक है, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है, किसी भी वे में फॉरेक्स रिजर्व का कम होना अच्छी बात है कि बुरी बात है, किसी भी वे में बुरी बात। ईशा ऐसे बोल रही है बहुत बड़ा क्राइम, बुरी बात है सर। तो दीज टू रोज डिस्क्राइब द कंट्रीज विजिबल ट्रेड। विजिबल ट्रेड अगेन किसको बोला जाता है, फिजिकल गुड्स, टेंजिबल गुड्स, विच यू कैन सी, विच यू कैन टच, विच यू कैन मेजर। ओके, और आसान भाषा में इसको क्या बोलते हैं, गुड्स या फिर मर्केंडाइज। तो मूवमेंट ऑफ गुड्स बिटवीन कंट्रीज इज नोन एज विजिबल ट्रेड बिकॉज मूवमेंट इज ओपन एंड कैन बी वेरीफाइड बाय कस्टम ऑफिशियल्स। क्या आप सर्विसेज को देख सकते हो, क्या आपको लेक्चर डिलीवर करने जा रहे हो, एयरपोर्ट पे ये चीज चेक हो सकती है क्या कि ईशा जो है वो इतने इतने किलो की सर्विस देने जा रही है, इतने ग्राम की सर्विस देने जा रही है, इतने किलोमीटर इतने सेंटीमीटर की सर्विस देने जा रही है। सर्विस मेजरेबल होती है नहीं ना। लेकिन हम बोले कि ईशा जो है इतना इतना सामान लेकर ट्रैवल कर रही है अमेरिका, दुबई से उसने इतना इतना गोल्ड ले आई, वो 5-10 फोन ले आई, ये चीज मेजरेबल है, यस। और यहां पर ऐसा क्यों लिखा हुआ है, कस्टम ऑफिशियल्स कहां पर होते हैं, कंट्री में होते हैं या फिर बॉर्डर पे होते हैं। मतलब एक तरीके से समझ गए ना, एयरपोर्ट शाइनी मतलब समझ गए एयरपोर्ट कंट्री का है, लेकिन एयरपोर्ट एक तरीके से बॉर्डर ही है ना, क्योंकि वहां से हम दूसरी कंट्री जाने का प्लान बना रहे हैं, है ना, या फिर दूसरी कंट्री से इस कंट्री आ रहे हैं। इसलिए समझ गए मैं क्यों हमेशा बैलेंस ऑफ पेमेंट को कह रहा हूं कि इंटरनेशनल रिलेशंस का टर्म होता है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस का टर्म होता है, टू बी प्रिसाइज, कंट्रीज के बीच में। ठीक है, तो ये लास्ट लाइन अच्छे से समझ जाना, मूवमेंट ऑफ गुड्स बिटवीन कंट्रीज इज नोन एज विजिबल ट्रेड
बिकॉज द मूवमेंट इज ओपन एंड कैन बी वेरीफाइड बाय कस्टम ऑफिशियल्स। उसके बाद हम चलते हैं रो 2 और रो 6 की तरफ। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, वही वाली बात है, सर्विसेज रेंडर्ड यानी कि गिवन एक्सपोर्ट, एंड सर्विसेज रिसीव्ड यानी कि इंपोर्ट। ठीक है, अब वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट थोड़ा सा वैसा लगता है ना कि सर्विस मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे हो सकती है, तो इसलिए उन्होंने बोल रखा है कि रेंडर्ड एंड रिसीव्ड। कोई बात नहीं, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट यू वर्ड यूज करना। तो यहां पर सर्विसेज कैसी कैसी हो सकती हैं, लाइक शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सबसे नॉर्मल और सबसे ज्यादा विजिबल सर्विस टूरिज्म, इंटरेस्ट, डिविडेंड। तो अंडर दिस हेडिंग यानी कि अंडर दिस हेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सॉरी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अर्निंग्स आर इंक्लूडेड। सर्विसेज जो है आप उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। एक होती है फैक्टर सर्विसेज, दूसरी होती है नॉन फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज या फिर नॉन फैक्टर सर्विसेज। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉन फैक्टर इनकम या फिर नॉन फैक्टर सर्विसेज के बारे में। जो भी इनकम एक देश को प्राप्त होती है फ्रॉम एक्टिविटीज लाइक शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म, सॉफ्टवेयर सर्विसेज इज कॉल्ड एज नॉन फैक्टर इनकम। और इसको हम लोग रो 2 में लिखते हैं एज अंडर द टाइटल ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज या फिर इनविजिबल एक्सपोर्ट्स। इनविजिबल क्यों, सर्विसेज जो है वो इनविजिबल आइटम्स होते हैं। कहां गया ये, इधर ये रहा, इनटेंजिबल या फिर इनविजिबल आइटम्स। तो यहां पर देखो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। लेकिन अभी तक हमने पढ़ा है सिर्फ नॉन फैक्टर इनकम के बारे में। फैक्टर इनकम क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनकम इसका दूसरा नाम है। इंटरेस्ट और डिविडेंड को ब्याज यहां पर या फिर कहीं पर इन्वेस्ट किया हुआ पैसा जिस पे प्रॉफिट आ रहा हो, जिसको डिविडेंड बोला जाता है, विच द सिटीजंस ऑफ अ कंट्री अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अब्रॉड आर इन्वेस्टमेंट इनकम एंड दे आर ट्रीटेड एज फैक्टर इनकम। Remember, the citizens of the country, they own land, bonds, shares, etc. in a foreign countries for which the foreigners who enjoy the services of this capital will have to pay for them. ये एंजॉय कैसे कर रहे हैं अपनी सर्विसेज, अभी बताता हूं। अब ये जो पेमेंट्स हैं दे विल बी रजिस्टर्ड अंडर रो 2 एज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज और इनविजिबल एक्सपोर्ट। यानी कि यहां पर कुछ भी ऐसी चीज है क्या इन दोनों में से कि जो कि रो 2 के अंदर काउंट ना हो। सर्विसेज की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में नॉन फैक्टर इनकम और इन्वेस्टमेंट इनकम या फैक्टर इनकम को अगर हम बोले, दोनों चीजें रो 2 का पार्ट है कि नहीं है, पहले बताओ। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, राइटर सिर्फ आपको क्या बोल रहा है, राइटर सिर्फ आपको बोल रहा है कि जो सर्विसेज होती है वो दो तरह की होती है, फैक्टर सर्विसेज और नॉन फैक्टर सर्विसेज। ओके, फैक्टर कौन सी होती है, फैक्ट मतलब फैक्टर सर्विसेज या फिर जिसको फैक्टर इनकम या इन्वेस्टमेंट इनकम बोल रहे हैं, फैक्टर इनकम ही इन्वेस्टमेंट इनकम है, यानी कि पर्सन ने यहां पर अपना अमाउंट कुछ इन्वेस्ट कर रखा है। जबकि नॉन फैक्टर इनकम क्या होती है, पर्सन यहां पर काम करने के बाद किसी न किसी प्रकार से काम कर रहा है वो, उसके और वो मतलब सर्विस दे रहा है अपनी, काम कर रहा है यानी कि सर्विस दे रहा है अपनी, उसके बाद उसको पैसा मिल रहा है। अब आपका वो टूरिज्म में भी ये काम हो रहा है क्या, पर्सन अपनी बॉडी को लेकर तो जा ही रहा है ना एक देश से दूसरे देश, वहां पर होटल्स, फूड, क्लब्स, पब्स, ये सब कुछ एंजॉय कर ही रहा है। तो वो चीज क्या है, दूसरी कंट्री में पैसा पहुंचाने वाली बात है। इन्वेस्टमेंट इनकम या फैक्टर इनकम के दायरे के अंदर से दो चीजें आती है, ब्याज, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। देखो मैंने आपको पहले भी इकोनॉमिक्स के लेक्चर में बताया हुआ है, डिविडेंड्स एक्चुअली प्रॉफिट ही होते हैं, लेकिन जो प्रॉफिट आप शेयर्स पर, जो शेयर मार्केट के अंदर अगर आप शेयर खरीदते हो तो उस पर अगर जो प्रॉफिट आप अर्न करते हो उसको प्रॉफिट ना कहकर उसको डिविडेंड कहते हैं। और ये चीज हमेशा याद रखना, मैं अगेन आपको बता रहा हूं, कुछ भी चीज इसमें से इस चैप्टर के अंदर कंट्री के अंदर नहीं हो रही है, सब कुछ दूसरी कंट्री के अंदर हो रही है। अगर आप इस कंट्री के नागरिक हो तो यूएसए अमेरिका वगैरह में हो रही है, अगर आप यूएसए वगैरह के नागरिक हो
तो फिर इंडिया के अंदर, इंडिया जैसे कंट्री के अंदर हो रही है। हमेशा आपका इंटरेस्ट इस चैप्टर के अंदर लाई कर रहा है। मैं इस वाले इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो भी क्रेडिट डेबिट है, वो दूसरी कंट्री के अंदर एक कंट्री का लाई कर रहा है। तभी हम यहां पर लिखते हैं इसकी डेफिनेशन में, ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन द सिटीजन ऑफ वन कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रो। तो इंटरेस्ट किस पर मिलेगा? जो भी देश के नागरिकों ने, जनसंख्या ने, जो बाहर किसी भी दूसरी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उस पर जो ब्याज मिलेगा। और डिविडेंड मतलब दूसरी कंट्री के शेयर्स वगैरह के अंदर अगर उन्होंने अपने पैसे लगा रखे हैं तो। अब जैसे आप यहां इसको देखो, ये है निफ्टी 50। ये इंडिया का इंडेक्स होता है, जैसे आपको पता है। देखो इंडिया का यहां पर ये भी बन रखा है सिंबल। आप कोई भी इंडियन कंपनी का मुझे नाम बताओ जिसका आपको लगता है कि शेयर होगा, उसके स्टॉक्स अवेलेबल होंगे, बताओ। कोई भी एक इंडियन कंपनी का नाम बताओ ईशा। बजाज फाइनेंस, ठीक है। अब ये देखो लिखा हुआ है ना यहाँ पर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। अगर आप इसके अंदर पैसा लगाते हो, आपको जो प्रॉफिट मिलता है, लेकिन क्या आप उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट के दायरे के अंदर, क्या आप उसको इन्वेस्टमेंट इनकम बोलोगे? क्योंकि यहां पर तो आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा है, आपको प्रॉफिट रिसीव हो रहा है, क्या आप उसको डिविडेंड बोलोगे? बताओ हाँ या ना। नहीं, क्योंकि ये आप क्या, ये वाला आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट कहां कर रहे हो? अपने ही देश के अंदर, राइट। लेकिन यहीं पर अगर मैं यहां पर चले जाऊं, कोई भी अमेरिका की कंपनी बताओ ईशा, बहुत फेमस थी कोई। एप्पल का नाम सुना है? नेस्डेक। नेस्डेक किसका स्टॉक मार्केट है? क्या सिंबल बना हुआ है यहां पर? यूएसए का। यहां पर मैं गया, अगर आप यहां पर जाकर पैसा अपना डाल रहे हो और उसके बाद आप अपना प्रॉफिट अगर अचीव कर रहे हो, आपको प्रॉफिट मिल रहा है, आपको डिविडेंड मिल रहा है, तब वो क्या होगा आपके लिए? क्या वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट इनकम या फैक्टर इनकम कहलाएगी? बिल्कुल कहलाएगी। यहां पर जाकर अगर मैं लिखूं पंजाब नेशनल बैंक, आप इसके ऊपर प्रॉफिट अगर आप अपना अर्न कर रहे हो, क्या ये इन्वेस्टमेंट इनकम है, फैक्टर इनकम है? नहीं। लेकिन क्या कोई अमेरिकन अगर इसमें पैसा इन्वेस्ट करे और वो अर्न करे तो उसके लिए है? हाँ। लेकिन बीइंग इंडियन, अगर मैं, फेसबुक का नाम क्या हो गया है? मेटा, है ना। मेटा, जो कि अब फेसबुक का नाम है। अगर अगेन ये देखो अमेरिका, अमेरिका का स्टॉक है, अगर मैं इसमें पैसा इन्वेस्ट करूं, ठीक है, और यहां से अगर मैं प्रॉफिट अर्न करूं, तो क्या ये मेरी फैक्टर इनकम या फिर इन्वेस्टमेंट इनकम है? बिल्कुल। टेस्ला का नाम आपने सुना होगा, इलॉन मस्क की कंपनी है कार की, अगेन अमेरिकन स्टॉक, ठीक है। इसके अंदर मैं प्रॉफिट अर्न करूं तो किसका पार्ट होगा वो? इन्वेस्टमेंट इनकम, फैक्टर इनकम। अब देखो यहां पर आगे बढ़ो, अब आसानी से समझ में आ जाएगा। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स विच द सिटीजंस ऑफ अ कंट्री, यानी कि हम, मान लो फॉर एग्जांपल इंडियंस, दे अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, देयर इन्वेस्टमेंट इनकम एंड ट्रीटेड एज फैक्टर इनकम। अब देखो, अगर एक देश के नागरिक हैं, कोई भी इंडियंस मान लो, citizens of a country own land, bonds, shares, etc. in foreign countries for which the foreigners who enjoy the services of this capital will have to pay for them. अब ये हमने अगर जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है दूसरे देश के लैंड में, बॉन्ड्स में, शेयर्स में, तो दूसरे ऐसा क्यों लिख रखा है यहाँ पर, इन फॉरेन कंट्रीज फॉर विच द फॉरनर्स हु एंजॉय द सर्विसेज ऑफ दिस कैपिटल विल हैव टू पे फॉर देम। ये सर्विसेज कैसे एंजॉय कर रहे हैं? हमारा कुछ पैसा टेस्ला की मदद तो कर रहा है ना कि टेस्ला अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सके।
टेस्ला का जब बिजनेस एक्सपेंड होगा उसको प्रॉफिट मिलेगा। जब उसको प्रॉफिट मिलेगा तो अगर टेस्ला इतना अगर प्रॉफिट जो है वो अर्न कर रहा है, मान लो इतना प्रॉफिट अगर अर्न कर रहा है, तो क्या वो हमें इस प्रॉफिट का इतना सा शेयर नहीं देगा? बताना जरा। डिपेंडिंग ऑन हमारा कैपिटल कितना है। अगर हमारा कैपिटल कम है तो हो सकता है वो इतना सा शेयर दे, यानी कि केक कट रहा है और सब में बट रहा है। और हो सकता है अगर हमारा बहुत बड़ा शेयर है तो हमें वो इतना प्रॉफिट दे दे जितना ब्लैक पोर्शन आपको दिख रहा है। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? है ना? हमने उसको पैसा दिया ना। हम यहां पर जो शेयर के अंदर पैसा जो लगा रहे हैं, ये हम कंपनीज की कैसे मदद कर रहे हैं? कंपनीज इससे जो है पैसे, हमारे पैसे से अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है। कंपनीज के बाद खुद के पास इतना सारा पैसा नहीं हो सकता ना, तो वो उठा रही है पैसा मार्केट से, जनता से, थ्रू बॉन्ड, शेयर्स, डिबेंचर्स, एक प्रॉमिसरी नोट के चक्कर में, प्रॉमिसरी नोट के तौर पर, उसके चक्कर में नहीं, उसके तौर पर कि हाँ अगर कंपनी की ग्रोथ होगी, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। और ये कंपनी जैसे जैसे ग्रोथ करेगी तो हमारी भी ग्रोथ होगी। जैसे कि आपको पता है कि आप आंखें बंद कर कर अगर इसमें अगर पैसा डाल दो, लॉन्ग टर्म के अंदर आपको फायदा ही मिलने वाला है। टाटा की किसी भी कंपनी के अंदर, अब वहाँ पर टाटा के शेयर जो हैं वो इस रेंज तक वैल्यू करते हैं, जैसे टाटा एलेक्सी है। जस्ट अ मिनट। टाटा एलेक्सी जिसकी एक शेयर की कीमत अभी चल रही है 8,388 रुपीज़। और वहीं पर अगर आप किसी और टाटा को ले लो, टाटा मोटर्स को ले लेते हैं, इसकी एक शेयर की कीमत है 710 रुपये। ओके, यहां तक आप लोगों को बातें समझ में आई? ठीक है, तो इन अ कंप्लीटली सिमिलर वे रो 6 कवर्स पेमेंट विच द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन क्वेश्चन मेक टू फॉरेनर्स फॉर सिमिलर सर्विसेज। यानी कि यहां पर अभी तक हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, इसके अंदर रो 2 के अंदर हम लोग सब कुछ चीजें एक्सपोर्ट कर रहे थे, शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म, इंटरेस्ट, डिविडेंड वगैरह, है ना? शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस वगैरह को हम लोग क्या कर रहे थे, नॉन फैक्टर इनकम जो हम बोल रहे थे, ये हम एक्सपोर्ट कर रहे थे। और इन्वेस्टमेंट इनकम वगैरह क्या हो रहा था, ये हमें मिल रही थी, है ना? हमारे देश के नागरिक अर्न कर रहे थे। अगर मुझे इसको इसी सेम चीज को रो 6 में डाल रहा हूं, जहां पर मैं ये लिखूंगा कि हम एक्सपोर्ट नहीं इंपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, सर्विसेज, सर्विसेज रिसीव्ड। नॉन फैक्टर इनकम के अंदर ये लिखूंगा ना, सर्विसेज रिसीव्ड। इनकम जो कि दी जा रही है, इनकम रिसीव नहीं, फ्रॉम नहीं आएगा यहां पर, फिर इनकम पेड टू अदर कंट्रीज फॉर रिसीविंग सर्विसेज ऑफ शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म, सॉफ्टवेयर सर्विसेज। और इन्वेस्टमेंट इनकम में क्या लिखूंगा मैं, इंटरेस्ट और डिविडेंड जो हम दूसरे कंट्री के नागरिकों को पे कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी मार्केट के अंदर, हमारे लैंड के अंदर, हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है पैसा। राइट? समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ये बन जाएगा रो 6 इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ये रो 2 एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। और इनको क्या कहते हैं हम लोग, इनविजिबल आइटम्स या फिर इनटेंजिबल आइटम्स। क्यों? क्योंकि यहां पर, अच्छा यहां पर दे रखा, चलो ठीक है, मैं यहां से पढ़ाना चाह रहा था इसको रिलेट करके। ये जो चीज थी ना यहां पर दे रखी थी, हाँ, मूवमेंट ऑफ गुड्स बिटवीन कंट्रीज इज नोन एज विजिबल ट्रेड बिकॉज द मूवमेंट इज ओपन कैन बी वेरीफाइड बाय कस्टम ऑफिशियल्स। लेकिन मूवमेंट ऑफ सर्विसेज ये इनविजिबल ट्रेड क्यों है? बिकॉज इनकी जो मूवमेंट है ये क्लोज है और ये कस्टम ऑफिशियल्स के द्वारा वेरीफाई नहीं करी जा सकती है। राइट? तो बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स, जैसा कि हम यहां पर एक टर्म यूज कर रहे थे ना, बैलेंस ऑफ, बैलेंस ऑफ पेमेंट तो का तो दायरा बड़ा होता है, लेकिन जो सिर्फ गुड्स के मर्केंटाइज के चलते अगर बैलेंस हो उसको हम लोग कहते हैं बैलेंस ऑफ गुड्स। लेकिन बैलेंस या फिर बैलेंस ऑफ विजिबल्स, तो बैलेंस ऑफ इनविजिबल क्या होगा, बैलेंस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज इज कॉल्ड एज बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स
सिंस सर्विसेज आर नॉट सीन टू क्रॉस नेशनल बॉर्डर्स। इनविजिबल अकाउंट के अंदर क्या होता है? सर्विसेज लाइक इंश्योरेंस, शिपिंग, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट इनकम लाइक रेंट, डिविडेंड, इसके अलावा इंटरेस्ट, एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स लाइक गिफ्ट्स, डोनेशंस एंड रेमिटेंसेस। ओके, इसको अगर यहां पर बोला जा रहा है इतने पार्ट को, बैलेंस ऑफ रो 2 को और रो 6 को अगर बोला जा रहा है बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स, तो मैं रो 1 और रो 5 को क्या बोलूं? बैलेंस ऑफ विजिबल्स। क्लियर है वाली चीज? बताओ, क्लियर है? अब हम बात करते हैं प्रॉपर तरीके से यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। मैंने आपको क्या बताया था? यूनिलेटरल ट्रांसफर्स कैसे ट्रांसफर्स होते हैं? जिनका एक साइड फ्लो होता है। एक साइड फ्लो का मतलब क्या है? यहां पर क्या रिटर्न में आपको कोई इकोनॉमिक सर्विस देनी पड़ रही है? ये आपकी इनकम है क्या? आपने कुछ मेहनत करी है, मजदूरी करी है, तब जाकर आपको ये मिल रहा है कुछ मतलब रिटर्न में। ये एक तरीके से हेल्प होती है विदाउट कॉन्ट्रीब्यूटिंग एनीथिंग टू द इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ सर्विस, राइट? अब ये कैसी चीजें होती हैं? गिफ्ट्स, या तो आप रिसीव करोगे या किसी को भेजोगे। रेमिटेंसेस, कोई बाहर से आपको पैसे भेज रहा है तो उसके लिए इस रेमिटेंस को रिसीव करने के लिए आपको कोई मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी? नहीं ना। इंडेमनिटीज एक्सेट्रा फ्रॉम फॉरेनर्स, है ना? तो आइटम्स इन रो 3 आर कॉल्ड एज यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। मैंने आपको बताया था ना, इसकी टर्म दी थी मैंने अभी आपको, अनकंडीशनल ट्रांसफर, कोई कंडीशन नहीं है इसके ऊपर। तो रो 3 के अंदर और रो 7 के अंदर यूनिलेटरल ट्रांसफर से डिफरेंस क्या है? यूनिलेटरल ट्रांसफर अगर एक क्रेडिट साइड पर है तो यू विल रिसीव, क्योंकि आपके फॉरेक्स रिजर्व्स को बढ़ाएगा, आप रेमिटेंसेज वगैरह रिसीव कर रहे हो। और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स पेड टू फॉरेनर्स, तो ये क्या है? ये उस देश के फॉरेक्स रिजर्व्स को बढ़ाएगा। इसका एग्जांपल मैं जरा आपको दूं। मान लो कि आपका कोई भाई है, ठीक है, और वो बाहर गया पढ़ने, कोई बहन है वो गई है पढ़ने, जो मर्जी मान लो। अब क्या है, शुरू शुरू में जब वो पढ़ने गए और मान लो कि वो वहां से कॉलेज करने गए और फर्स्ट ईयर उनका, अभी क्या है, एक साल तक पहले आपके पापा और मम्मी पैसे भेज रहे हैं उनको, तो वो यूनिलेटरल ट्रांसफर के रो 7 में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? बिकॉज आपके मम्मी पापा दूसरी कंट्री में पैसे भेज रहे हैं, और मान लो कि वो जो है आपका भाई या बहन है वो नॉर्वे गए हुए हैं पढ़ने के लिए, ठीक है? पैसे क्योंकि जा रहे हैं, सेकेंड ईयर आते आते, कॉलेज का सेकेंड ईयर आते आते आपके भाई या बहन ने उधर अपने आप को सेटल करा, स्टैब्लिश करा, और वो पार्ट टाइम जॉब करने लगी, मॉल में काम कर रहे हैं, केएफसी में काम कर रहे हैं, मैकडॉनल्ड में काम कर रहे हैं, और उन्होंने पापा मम्मी को बोला कि अब पैसे मत भेजा करो, अब हमारा गुजारा खर्चा वगैरह सब आराम से चल जाता है, सारी चीजें सेट है हमारी। अभी क्या हो रहा है? अभी कोई यूनिलेटरल ट्रांसफर नहीं है, ना पैसा जा रहा है ना आ रहा है। थर्ड ईयर आते आते आपके भाई बहन की ये पोजीशन है कि वो अब वहां पर अपना खुद का रेंट निकाल रहे हैं, उन्होंने अच्छा सा फ्लैट ले लिया वहां पर, अपनी खुद की गाड़ी ले ली, आईफोन ले लिया, सारे शौक अपने पूरे कर लिए, और अब वो मम्मी पापा को पैसे भेजते भी हैं। तो ये बन जाएगा रो 3। यानी कि देख रहे हो श्रेया शैनी, फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर में कहानी कैसे चेंज हो गई भाई बहन की। फर्स्ट ईयर में वो यूनिलेटरल ट्रांसफर था पेड टू फॉरनर्स, रो 7। थर्ड ईयर में आते आते पर्सन ने दूसरी कंट्री में जाकर अपने आप को सक्षम बना लिया, और अब माँ बाप के पैसे को रोक कर सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में हमारे देश में वापस पैसे भेज रहा है वो पर्सन, ठीक है? तो ये क्या बन जाएगा? यूनिलेटरल ट्रांसफर रिसीव्ड फ्रॉम फॉरनर्स, राइट? अब यहां पर फॉरनर्स वाली बात समझ जाओ, मतलब काइंड ऑफ दूसरे देश की करेंसी हमारे देश में इन्फ्लो कर रही है बस, ठीक है?
क्लियर हुआ रो 7 और रो 3 की कहानी? लेकिन इसके लिए बस आपको क्या नहीं देनी पड़ती, दीज आर अनकंडीशनल ट्रांसफर। क्या नहीं देना पड़ता है? कोई भी वो कोई इकोनॉमिक सर्विस नहीं देनी पड़ती है। ऐसे ही मान लो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपकी बुआ जो कि आपकी बुआ जो कि ब्राजील में रहती है, आप उनको यहां से आप उनको यहां से कोई फोन भिजवा रहे हो इंडिया से, वो कौन सी रो में आएगा? क्यों रो 7 में क्यों? फॉरेन में हम लोग भेज रहे हैं उसको और हमारे देश से वो जा रहा है, वो चीज है ना। और दुबई में हमारा कोई रिश्तेदार जो है हमें दिवाली पे गिफ्ट्स भेज रहा है यहां पर इंडिया के अंदर, अब वो कौन सी रो में आएगा? रो 3। क्यों? फॉरेन कंट्री की कोई भी चीज हमारी कंट्री में आ रही है, राइट? तो यूनिलेटरल ट्रांसफर क्या है? गिफ्ट्स, रेमिटेंसेस, इंडेमनिटीज एक्सेट्रा फ्रॉम फॉरेनर्स। आइटम्स जो है रो 3 के अंदर, दे आर कॉल्ड एज यूनिलेटरल ट्रांसफर्स विच आर अन unrequited receipts because residents of a country receive them for free। इनको हम लोग कहते हैं unrequited receipts। क्यों? नथिंग हैज टू बी पेड इन रिटर्न, माइंड यू, नथिंग। आपको कोई सर्विस नहीं देनी है, कोई मेहनत मजदूरी नहीं करनी है, कोई पसीना नहीं बहाना है, ना ही प्रेजेंट टाइम में ना ही फ्यूचर टाइम में, बस आपको इनको रिसीव करना है। दीज आर लाइक ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स किसको दी जाती है? स्कीम्स, पॉलिसीज या फिर अनाज या पैसों के टर्म्स में वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, राइट? एग्जाम्पल ऑफ दिस आर गिफ्ट्स रिसीव्ड बाय रेसिडेंट्स फ्रॉम फॉरेनर्स। गिफ्ट्स रिसीव्ड बाय रेसिडेंट्स फ्रॉम फॉरेनर्स। रेमिटेंसेस जो कि एमिग्रेंट्स सेंड करते हैं, लाइक इंडियंस जो कि गल्फ कंट्रीज के अंदर रह रहे हैं अपने रिलेटिव्स को। इन्वेस्टमेंट इनकम की अगर हम लोग बात करें, इन्वेस्टमेंट इनकम क्या है? फैक्टर इनकम की नॉन फैक्टर इनकम? फैक्टर इनकम, हमेशा फैक्टर इनकम, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इनकम इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड फ्रॉम ओनरशिप ऑफ फॉरेन फाइनेंशियल एसेट्स। इसका मतलब क्या हुआ? ओनरशिप ऑफ फॉरेन फाइनेंशियल एसेट्स। अगर आपने अगर आपने एप्पल के शेयर ले रखे हैं, तो क्या मैं इसको इस कैटेगरी में डाल सकता हूं? यू आर होल्डिंग फॉरेन कंट्री के फाइनेंशियल एसेट्स। अगर आपने फेसबुक के, मेटा के शेयर ले रखे हैं, तब भी मैं ऐसा कह सकता हूं। आपने टेस्ला के शेयर ले रखे हैं, तब भी मैं ऐसा कह सकता हूं। ये चीज है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इनकम इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड फ्रॉम ओनरशिप ऑफ फॉरेन फाइनेंशियल एसेट्स इज आल्सो इंक्लूडेड हियर। हालांकि देख रहे हो, राइटर ने हमें ये बताया था कि जो सर्विसेज इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट इनकम जो है, फैक्टर इनकम जो है, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट और डिविडेंड, इसका पार्ट है। लेकिन यहाँ पर यूनिलेटरल ट्रांसफर की फॉर्म में भी इसको इंक्लूड करा जाता है इन्वेस्टमेंट इनकम को। लेकिन इस वाली इनकम को इंक्लूड मत कर देना, नॉन फैक्टर इनकम को, ठीक है। तो ये नोट करने वाली बात है दैट सम टोटल ऑफ द अबव मेंशन्ड थ्री कंपोनेंट्स लाइक मर्केंटाइज यानी कि गुड्स, सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर, इसको हम लोग कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करेंट अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करेंट अकाउंट। जबकि जो फोर्थ कंपोनेंट आएगा भी, उसको हम लोग कहेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन कैपिटल अकाउंट। ये करंट अकाउंट क्यों? बिकॉज यहां पर जो है हम बैलेंस आउट करने की कोशिश करते हैं इन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म, ठीक है, शॉर्ट टर्म। सिवाय इसको छोड़कर, मतलब हालांकि वो बोल रहा है, देखो
यूनिटेड ट्रांसफर, इन्वेस्टमेंट इनकम को तो जबरदस्ती इंक्लूड कर रहा है ना यहाँ पर, लेकिन आप चाहो तो उसको अवॉइड करना, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कैसे हो सकता है शाइनी, जरूरी थोड़ी ना है कि एप्पल के अंदर, एप्पल के शेयर या टेस्ला के शेयर या फॉरेन कंट्री के अंदर आपने कोई लैंड खरीदा है तो आज ही वो रिटर्न देने लगेगा, वो भी तो लॉन्ग टर्म की बात है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले यहां पर एक चीज लिखी हुई है, इंडिया के अंदर अनरिक्विटेड या फिर यूनिलेटरल जो ट्रांसफर्स हैं, दे आर ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ इनविजिबल ट्रेड, उनको सर्विस के तौर पर ही ट्रीट करा जाता है। फिर हम बात करते हैं कैपिटल रिसीट्स एंड पेमेंट की। बोरोइंग्स शॉर्ट टर्म होती, देखो कैपिटल कोई भी वर्ड कैसा होता है, शॉर्ट टर्म के लॉन्ग टर्म। अगर आप किसी से फंड बोरो करते हो, कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हो, किसी भी एसेट को सेल आउट करते हो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के अंदर कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, ये शॉर्ट टर्म की बात है कि लॉन्ग टर्म की सारी लॉन्ग टर्म। तो यहां पर हम लोग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं विच कॉज चेंज इन फॉरेन एसेट्स एंड फॉरेन लाइबिलिटीज ऑफ डोमेस्टिक कंट्री। या तो फॉरेन एसेट्स चेंज होंगे एक कंट्री के, या तो उसकी लाइबिलिटीज जो है वो चेंज होंगी, या तो कर्जा उसके ऊपर बढ़ेगा, या वो कर्जे से मुक्त होगी, या तो उसको इनकम मिलनी स्टार्ट हो जाएगी दूसरी कंट्री को लोन देकर, या तो वो खुद अपने आप को लोन के दायरे के अंदर फंसा लेगी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो आइटम 4 और 8 जो है इस टेबल के, क्रेडिट और डेबिट साइड के, कैपिटल रिसीड या फिर कैपिटल पेमेंट्स। रिसीड मतलब ये हमारे पास चीज आएगी, मैंने आपको बताया, देखो बोरिंग वैसे तो एक नेगेटिव कोनोटेशन होती है बिकॉज यू हैव टू रिटर्न द प्रिंसिपल अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, लेकिन इसको फिर भी कैपिटल रिसीट के अंदर ट्रीट करा जाता है। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड और सेल ऑफ एसेट टू फॉरनर्स, जो भी एक देश की आमदनी बढ़ाए, इन्वेस्टमेंट जो हमने कर रखी है और वो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न बाहर से आ रहा है, हमने कोई भी जो अपनी प्रॉपर्टीज है वो फॉरेनर को बेची, कैपिटल पेमेंट क्या हो जाती है, लैंडिंग टू अब्रॉड। लेकिन ये शॉर्ट टर्म के अंदर ऐसा लगता है लैंडिंग बल्कि एक अच्छी चीज है, लैंडिंग बल्कि एक अच्छी चीज है, क्योंकि लंबे समय के अंदर हमें हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस आएगा और ब्याज भी आएगा उसके साथ, लेकिन इसको फिर भी कैपिटल पेमेंट की तरह ट्रीट किया जा रहा है बिकॉज शॉर्ट टर्म के अंदर ये दूसरी साइड, हमारी हमारी जेब से तो पैसा निकल रहा है, हमारे देश से तो पैसा जा रहा है, और दूसरी साइड यानी कि दूसरी कंट्री जिसको हमने लोन दिया है उसकी तिजोरी बढ़ेगी। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग बात करें जो हमने यहां पर बोरिंग करी थी, जो कि हमारा क्रेडिट साइड था, रीपेमेंट टू अब्रॉड, हम लोगों का जो भी बोरिंग थी हम उसको चुका रहे हैं, और परचेज ऑफ एसेट्स फ्रॉम फॉरेनर्स, अगर उसको खरीद रहे हैं तो यहाँ इन सारे केसेस के अंदर जो है पैसा हमारे देश से बाहर जा रहा है, ये कैपिटल पेमेंट का पार्ट है। ठीक है, तो आइटम 4 और 8, इट इंडिकेट चेंजेस इन द कैपिटल स्टॉक ऑफ अ कंपनी या फिर कंट्री। तो मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं कैपिटल अकाउंट के, बोरिंग एंड लैंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, देख रहे हो, बोरिंग टू, lending to abroad, borrowing from and lending from abroad, investment to and from abroad, in shares and real assets, sale and purchase of assets, and changes in या तो डिक्रीज या इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इन सारे केसेस में कंट्री इन क्वेश्चन विल एक्वायर फॉरेन करेंसी एंड दीज ट्रांजैक्शंस विल बी एंटर्ड एज क्रेडिट आइटम इन रो 4। Similarly, foreigners may acquire assets in the country with whose balance of payment they are concerned. Assets may be in the form of land, houses, plants, shares, etc. Changes in the stock of gold or reserves of foreign currency are also included in row 4. Similarly, अगर हमारे देश के जो नागरिक हैं in their turn they were to acquire similar foreign assets, this would give rise to outflow foreign currency and come as capital transfer recorded as debit item in row 8. कंफ्यूज मत होना, कुल मिलाकर आप ये चीज समझो, हमने बोरिंग करी दूसरी कंट्री से, किसी कंपनी ने, किसी ने भी, हमने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से किसी तो बोरो करा, इन्वेस्टमेंट करी हुई बाहर की कंट्री में, उसका रिटर्न हमारे पास आ रहा है, या फिर हमने कोई जो प्रॉपर्टी है वो फॉरेनर्स को बेच दी। कैपिटल पेमेंट की बात, तो ये तो हो गया कैपिटल रिसीट यानी कि रो 4 का पार्ट।
बात करें रो 8 की, इसके अंदर पैसा देश से बाहर जाएगा कैसे? डेबिट है ना, डेबिट साइड, ये कैसे जाएगा? लैंडिंग टू अब्रॉड। लैंडिंग वैसे कि मैंने आपको बताया कि अच्छी चीज़ है, लोन देना किसी को, क्योंकि उससे प्रिंसिपल अमाउंट और ब्याज आएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर क्योंकि पैसा देश से बाहर जा रहा है तो ये कैपिटल पेमेंट का पार्ट है। उसके बाद रीपेमेंट टू अब्रॉड, जो भी हमने बोरो वगैरह कर रखा था वो हम प्रिंसिपल अमाउंट के साथ ब्याज, प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ ब्याज दे देकर चुका रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ये अगेन एक डेबिट साइड है। एंड परचेज ऑफ एसेट्स फ्रॉम फॉरनर्स, हमने खरीदा है, खरीदा यानी कि कोई भी लैंड होटल वगैरह या शेयर्स हैं उसके खरीदे, तो वो अमेरिका के खरीदे, किसी भी कंट्री के लैंड खरीदा है तो वो उस कंट्री के पास पैसा जाएगा, ना कि हमारी कंट्री के पास आ रहा है। ये तो इतना आप कंफ्यूज मत होना कि क्या लिखा हुआ है रो 4 रो 8 में, बाकी सारी जगह वो सही से एक्सप्लेन कर रहा था, यहां पर इसने हौश पौश मचा दिया, ठीक है। इसके ऊपर ध्यान मत देना ज्यादा। अब हम बात करते हैं विजिबल और इनविजिबल आइटम्स की। ये वाली चीज समझ में आ गई आप लोगों को अच्छे से? यहां पर क्लियर है? विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट आर दोस मटेरियल गुड्स विच आर सीन क्रॉसिंग द बॉर्डर, यानी कि टेंजेबल आइटम्स, मर्केंटाइज, ठीक है। द अकाउंट रेफर्स टू आइटम्स रिलेटेड टू ट्रेडिंग इन गुड्स विद अदर कंट्रीज, यानी कि हम लोग यहां पर ये देखते हैं रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ अगर गुड्स में ट्रेड कर रहे हैं तो वो विजिबल आइटम का पार्ट है, सिर्फ गुड्स में। फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स लाइक मशीनरी, राइस, टी, क्लोथ, ये सारे विजिबल आइटम्स हैं, बिकॉज गुड्स आर विजिबल आइटम्स एंड कैन बी वेरीफाइड बाय कस्टम ऑफिशियल्स। तो बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज कॉल्ड एज बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम्स या फिर बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड। इनविजिबल आइटम्स कौन से होते हैं? ये सर्विसेज होती हैं। अगर दो देशों के बीच में सर्विसेज को लेकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है विद अदर कंट्रीज और यूनिलेटरल ट्रांसफर, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को हम लोग इनविजिबल आइटम्स कहते हैं, बिकॉज सर्विसेज को हम देख नहीं सकते कि बॉर्डर क्रॉस कर रही हैं और ना ही ये रिकॉर्ड करी जा सकती हैं बाय कस्टम ऑफिशियल्स। तो इनविजिबल आइटम्स कौन कौन से होंगे? ऑल टाइप्स ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज लाइक सर्विसेज ऑफ शिपिंग, बैंकिंग, टूरिज्म, ऑल टाइप्स ऑफ फैक्टर सर्विसेज या इन्वेस्टमेंट इनकम लाइक इंटरेस्ट, डिविडेंड एक्सेट्रा, एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर लाइक गिफ्ट्स, डोनेशंस एंड रेमिटेंसेस। यहां पर एक क्वेश्चन है, विच सब अकाउंट एंड ऑन विच साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट विल फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया कैन बी रिकॉर्डेड? बाहर की इन्वेस्टमेंट्स इंडिया के अंदर हो रही है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया will be recorded in the capital account of balance of payment account because it impacts asset liability status of a country. Again, foreign investments in India will be recorded with a positive sign, credit side. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बताया ना, मैकडोनल्ड्स और KFC का एग्जांपल, क्या वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है? बिल्कुल। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।